इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ आपने किया? देखो बेटा सुनो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल जो मेटल एटम है ना, उस मेटल एटम के पास टोटल कितने होने हैं, है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करना है वो चेक करते हैं अपन। चलिए देखो, एटॉमिक नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस मेटल का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्या करना है प्लस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। अब ये क्या चीज है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सुनो, सबसे पहले मैंने लिया K4FeCl6, ठीक है ना। तो यहाँ अपन इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, चेक करते हैं। देखो सुनो, ठीक है, कितने पोटेशियम है 4, तो मैंने लिखा 4×1। Fe एक है तो प्लस x कर दिया। 6 साइनाइड है, हर साइनाइड का कितना होता है -1, तो -1×6 कर दिया, ये हो गया। यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कि यहाँ Fe कौन सी स्टेट में है, स्टेट में, यहाँ Fe कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, Fe अगर +2 स्टेट में, तो Fe के कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ, Fe के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Fe में टोटल होते हैं 26, ठीक है ना। तो +2 आने का मतलब क्या हो गया, 24 रह गए, है ना, बोलो। तो देखो क्या हुआ, हमने एटॉमिक नंबर लिखा 26, इसमें से -2 कर दिए, फिर 6 साइनाइड है, हर साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने दे देंगे, 6×2 12 दे देगा। देखो क्या होगा, 26 - 2 24, 24 और 12 कितना आ गया, 36 आ गया। आ गया नहीं आ गया, ये बात समझ आई आपको, बोलो। आगे देखिए, मैंने लिया NaCO4, ठीक है। अब इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकल का x मान लिया, 4 कार्बोनिल है, तो 4×0, इस पूरे चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो 4×0, तो x सोल्व करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। यानी निकल यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन से स्टेट में, 0। निकल का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28, में से -0, 4 कार्बोनिल है, तो क्या हो जाएगा 4×2, जोड़ दो सबको, कितना हो गया 36 आ गया वो। देखो ये CrNH36Cl3 कैसे करेंगे, चेक करते हैं। देखो क्रोमियम का निकालना है x, ये क्रोमियम x, ये तो आपने 11 में पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर वही है। 6 अमोनिया 6×0। अब देखो 3 क्लोरीन है, हर क्लोरीन का -1 होता है, तो -1×3, सोल्व करने पे x कितना आ गया, 3 आ गया। 3 आने का मतलब क्रोमियम +3 हो गया कि नहीं हो गया, क्रोमियम +3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता ही नहीं होता क्रोमियम का 24, है क्रोमियम का 24। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है इसकी बताओ, 3 आ रही है, तो +3 का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, तो 24 - 3, 6 अमोनिया थे, तो क्या हो जाएगा 6×2, सोल्व करने में कितना 33। देखो ये 36 ये 33 आया। हम ये कह रहे थे अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है तो वो ईएन रूल को फॉलो करता है। अब देखो इनर्ट गैस कौन कौन सी होती थी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन,
जीनॉन एंड रेडॉन होती थी। इनके एटॉमिक नंबर देखो 2, 10, 18, 36 और 84 है कि नहीं है ना भाई? हाँ ये है, ये एक मिनट, ये 86 ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आप ध्यान दो तो 36 इसका मतलब ये किसी यूनिट गेस के इक्वल है, ये दोनों इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये 33 आया ये इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे। समझ में आ गई बात? आ गया ये देखो, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है तो X हो गया। 6 वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर न्यूट्रल होता है तो 6 इंटू 0, 3 क्लोरीन है, हर क्लोरीन का कितना होता है -1, तो -1 इंटू 3, सोल्व करने पर X कितना आ गया 3 आ गया। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 27 -3, 6 वाटर थे तो 6 इंटू 2, सोल्व करने में कितना आ गया 36 आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है VCO6 -1, ठीक है बेटा, कैसे करेंगे देखो, वेनेडियम का X ठीक है, 6 कार्बोनिल है तो 6 इंटू 0, ऊपर चार्ज देखो कितना दिया हुआ है -1, तो मैंने इक्वल कर दिया -1, इतना समझ में आ गया। सोल्व करने पे X आ गया -1। अब देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, देखो 23 लिखा हुआ है, फिर माइनस लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये गया 24 और 12 कितना आ गया 36। यानी देखो सिर्फ इसमें ये वाला जो है ना वो EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सारे के सारे EN रूल को फॉलो कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यही बात समझ में आ गई आपको? बोलो इसमें किसी को डाउट है? ये लास्ट में वैसे मैंने करवाया था, कोई डाउट बोलो। कोई डाउट है क्या? चलिए तो आगे चले। देखो बच्चों सुनो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए। जैसे देखो मैंने ये दिया आपको, Zn ये का कैलकुलेट करके दो, ठीक है। फिर मुझे दीजिए आप FeCN6 -3 क्या कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और ये बताइए पहले, नैना मैदान करेक्ट, ठीक क्या चाहिए साहब? सही आचार्य जी, ठीक है। 36 आ रहा है, कैसे है देखो। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिंक का X मानो 4 अमोनिया 4 इंटू 0 इक्वल्स टू +2, X2 आ गया। अब देखो इसका EN कैसे निकालेंगे, जिंक का कितना होता है एटॉमिक नंबर 30, X2 आया -2 प्लस 4 लिगेंड है, हर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 28 और 8 कितना हो गया 28 और 8 36 हो गया, ठीक है। इसका बताओ। मिडना साहब सही है। देखो Fe का निकालना है, Fe का X साइनाइड है तो
-1 इंटू 6, ये -3, ठीक है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई +3, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो कैसा आ जाएगा 3। कैसे निकालेंगे? Fe का होता है 26 -3, 6 साइनाइड है, +6 इंटू 2, तो 23 एंड 12 कितना हो गया? 35 हो गया। समझ में आया? बोलो। चलो ये बताओ, PtCl6 -2, इस प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है 78, बता दीजिए। हाँ जी, इसका मतलब ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है क्या? क्या ये ईएन रूल को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। ओके, देखो कैसे निकालेंगे पहले ऑप्शन। प्लेटिनम का एक्स है क्लोरीन, -1 इंटू 6 -2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब देखो, न्यूट्रल प्लेटिनम में 78 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ये बन क्या गया? प्लेटिनम +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। अच्छा, 6 क्लोरीन से ले रहा है ये, हर क्लोरीन कितने देगा? 2, है ना? 6 कितने देगा? 2 इंटू 6, ये हो गया 74, और 12 कितना गया? 86। समझ में आता है मामला? बोलो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास CH3ReCO5, देखो Re का एटॉमिक नंबर है 75, ठीक है। CH3 याद है क्या? आपको मैंने बताया था CH3 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, आपने पढ़ा होगा 11th में। मिथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे H फ्री रेडिकल, याद कीजिए एक ही तो होता है ना बेटा? बोलो। तो अब देखो, सुनो, देखो ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, इसका मतलब अगर आप देखो CH3 0, Re का x 5 इंटू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये निकालना है, तो 75 -0, CH3 दे रहा 1 इलेक्ट्रॉन, और 5 कार्बोनिल देंगे 5 इंटू 2, टोटल कितना हो गया? 86। समझ में आया? बोलो। अरे समझ में आया क्या? कुछ नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर ही है जो आपने सीखा है, याद है? चलिए ये बताइए, टाइटेनियम सिग्मा C5H5, और ये बताइए पाई C5H5, ये बताइए। ये मैंने पढ़ाया भैया, सिग्मा C5H5 और पाई C5H5, दोनों पढ़ाए हैं आपको। दोनों एक्सप्लेन किए मैं। हाँ बेटा, चलो समझाओ। देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले इसको समझो, ये C5H5 क्या है? देखो ये इस तरह से,
ये है बेटा C5। चेक करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये C5H5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दो तरह से है। अगर इसके नाम के आगे सिग्मा लिखा है, इसका मतलब ये लोन पेयर दे रहा है, ये लोन पेयर दे रहा है। लोन पेयर इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। और इसके नाम के आगे अगर पाई लिखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि नेगेटिव डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस दिखाएगा। तो रेजोनेंस के कारण इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक करो। देखो 2 तो 4, और नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा तो कितने हो गए, 6 हो गए। बोलो समझ में आ रहा है? ये मैंने लिगेंड पढ़ाए थे आपको। सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ लोन पेयर दे रहा है। पाई लिखा हुआ है तो लोन पेयर के साथ साथ ये भी देगा। तो एक लोन पेयर और 2 आपके पाई बॉन्ड है। हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 और 2 6। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एक्स मान लें। चार्ज तो दोनों पे -1 है, चाहे सिग्मा और चाहे पाई हो। तो देखो x -1 इंटू 2 फिर -1 इंटू 2, सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 4 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। बोलो। अब देखो अगर हमें ये निकालना है तो टाइटेनियम का क्या होता है, बोलो। स्कैंडियम टाइटेनियम एटॉमिक नंबर होता है 22 -4। सिग्मा वाला 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 2 इंटू 2। पाई वाला कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो देखो कितना हो गया, 18 + 4 और ये 12 है ना। तो सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 36 नहीं आएगा, ये कंफर्म है। लिगेंड पढ़ाए मैंने आपको, सिग्मा और पाई में डिफरेंस बताया था। बोलो कोई डाउट? हाँ 34 आ रहा है, इसका मतलब ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। हो गया क्या? कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, कोई डाउट? आगे चले। अरे आगे चले क्या? चलिए अब अपन बात करते हैं बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की। बाई मतलब जिसमें 2 मेटल हो। देखो बेटा ये समझना, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। जैसे मेरे पास देखो ये Mn2CO10, ये दिख रहा है Mn2CO10 है, दिख रहा है क्या? इस Mn2CO10 में देखो क्या है, 2 मेटल है। अब इसका निकालने का एक मैं फंडा बताता हूं, देखो सुनो। 2 चीजें दिमाग में फिट कर लो। जो मेटल का एटॉमिक नंबर है ना, उससे जस्ट आगे वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के हमेशा इक्वल ही आएगा अगर वो बाई न्यूक्लियर है तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है, 25 और इससे जस्ट अगली इनर्ट गैस कौन सी है, 36 वाली है भैया। मैग्नीज के जस्ट अगली इनर्ट गैस कौन सी है, 36 वाली होगी। बोलो
होगी कि नहीं होगी? अब उसके बराबर आएगा। अब वो आएगा कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मेरी बात को सुनना। आएगा हमेशा ये, कैसे आएगा वो चेक करते हैं। देखो एक काम करो, सबसे पहले आप इसको सिंपल रेशियो में लेके आ जाओ। सिंपल रेशियो में अगर लाते हो तो ये हो गया क्या? ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। 2 और 10 तो 1 और 5। ठीक है, मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन है? 25। कार्बोनिल के कितने हैं बोलो? 5 × 2 ये हो गया। ये कितने आ रहे हैं भाई? 35 आ रहा है। ठीक है, ये इसका आ रहा है 35। लेकिन जब ये बना ना तो इसमें +1 करना है आपको। अब ये +1 क्यों करना है वही मुझे समझाना है। ठीक है ना, तो समझो बेटा। देखो ये मैग्नीज था, ये मैग्नीज था, इसके साथ इधर 5 कार्बोनिल, इधर 5 कार्बोनिल, कोई दिक्कत नहीं। MnCO5 MnCO5 जोड़ के लिखोगे तो Mn2CO10। अब बताओ जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना होगा, बना कि नहीं बना? बना। तो बताओ अब इस मैग्नीज को ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला? इस मैग्नीज वाला। और इस मैग्नीज को इस वाला मिला कि नहीं मिला? मिला क्या? पहले जब अलग अलग थे तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया तो बोलो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला ना, है ना? बोलो, अरे बात में आ गया? अरे बात में आई क्या? बोलो। तो अब देखो सुनो, क्या करना है, हाफ करके निकाल लो और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। क्या करना है, हाफ करके निकाल लो और उसमें +1 कर दो। इतना सा दिमाग में फंडा बैठा लो। वो भी नहीं बैठे तो उस मेटल के एटॉमिक नंबर से जस्ट अगली एटॉमिक नंबर वाली इनट गैस को ढूंढ लो, वो कर दो। तो भैया इसका मैग्नीज का 25 है, 25 से अगली इनट गैस कौन सी होगी? 36 वाली भी होगी, है ना? समझ में आया मैंने +1 क्यों किया? बोलो बोलो, +1 क्यों किया? समझ में आया क्या? जब इसने बॉन्ड बनाया, है ना, बॉन्ड बनाते ही इस मैग्नीज का एक इलेक्ट्रॉन मिला एक्स्ट्रा और इस मैग्नीज को इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला एक्स्ट्रा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है क्या? चलिए अब बताओ, जैसे मैंने ये बोला CO2 CO8, इसका निकालो कितना आएगा? कितना आएगा ये फटाफट बोलो। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, 10 अगली यूनिट गैस उसका एटॉमिक नंबर 36 है। अब निकाल के चेक करो, बताओ। हाफ का निकाल का उसमें +1 करना है। हाफ का निकाल के +1 करना है। जब दो को जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे होगी। देखो इसको मैंने आधा कर दिया, ये हो गया, हो गया क्या? अब बताओ कोबाल्ट में 27, 4 कार्बोनिल 4 × 2, ठीक है, और +1 करना है तो 27 और 35 +1 36। क्या करना है, हाफ करना है और उसमें +1, हाफ करना है और +1 कर देना है। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे के दिमाग में आ जाए कि सर अगर लिगेंड ओड नंबर में आ गए तो क्या करेंगे? कोई नहीं, उसका भी दादा कर सकते हो। 9 है यहाँ पे कार्बोनिल, तो 9 का हाफ कितना हो गया? 4.5। अब हर कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4.5 से 9 मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे 9 का था 4.5 हो गया क्या? बोलो। तो देखो क्या करोगे, सुनो, देखो Fe2 आधा करो, Fe2 का आधा हो गया Fe, यानी ये हो गया
26 नो कार्बोनिल है, नो का हो गया 4.5, हर देगा 2, तो 26 प्लस 9 और प्लस 1 करना, देखो कितना आ गया। क्या ये बात समझ में आई? फॉर्मूले से ज्यादा इजी मेरे हिसाब से ये है कि जो एटॉमिक नंबर है ना, उससे 10 अगली यूनिट ये एटॉमिक नंबर आप लिख दो, टेंशन मत लो। नहीं तो आधा करो, आधे का निकाल के प्लस 1 कर दो, और डबल करोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, वो भी करना पड़ेगा। फिर कोई डाउट है क्या? पॉलीएटॉमिक का बेटा केस है ही नहीं आपके, इवन तो डायटॉमिक भी नहीं है, है ना? आपके सिलेबस में तो मोनोटॉमिक ही है, डायटॉमिक इजी है, इसलिए आपको आएंगे भी नहीं। चले बोलो साहब। अरे समझ में आया क्या? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बात को और आगे बढ़ाएं। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे मेरे पास ये है MnCO5, MnCO5 में अभी इसका ये निकालो, बताओ भाई, जल्दी से बोलो। मैग्नीज का कितना? 25, 25 और 10 कार्बोनिल। बेटा अभी इसका निकालना है, सिर्फ MnCO5 का 35 आ गया इसका, तो है ना? 25 और 5 इंटू 2 35 आ रहा है ना? अभी ये ईएन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, अरे नहीं कर रहा ना। ईएन रूल फॉलो करने के लिए कितना आना चाहिए था? 36। दो चीजें हो सकती, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, या ये डाइमराइज हो जाए। क्या हो जाए? डाइमराइजेशन। देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnCO5 -1 में, है ना, या डाइमराइज हो जाए। तो डाइमराइज जैसे होता है, याद करो हमने मोनोमर का निकाल के उसमें +1 किया था, किया था क्या? किया था क्या? बोलो। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन ले, है ना, या डाइमराइज हो जाए। जैसे बताओ, ये है मेरे पास CO4, इसमें बताओ क्या क्या पॉसिबल है? कितना आ रहा है? 35। एक कम आ रहा है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले या डाइमराइज हो जाए। अरे समझ आएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो या तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन ले ले, या डाइमराइज हो जाए, है ना? तो चेक करो, देखो इसका ये ना है 35, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या हो जाएगा? देखो ये आ जाएगा, देखो, और डाइमराइज हो जाए। कुछ बातें समझ में आई?
बोलो। हो गया क्या बच्चों? चलिए, तो अगर एक कम हो रहा हो तो क्या करना, या तो इसको इलेक्ट्रॉन दो, है ना, दो कम होंगे नहीं, दो कम होंगे तो या तो दो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेंगे, 34 आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लो फिर आप। चलिए बात करते हैं। अब बताओ मुझे, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो NaCO4 है, NaCO मैंने लिख दिया X, ये कहता है कि ये EAN रूल को फॉलो करता है। ये क्या कर रहा है? EAN रूल को फॉलो कर रहा है। तो X की वैल्यू बताओ। हो जाएगा क्या? देखो कैसे, सुनो, निकल अगर EN रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 36 आएगा। निकल के जस्ट नेक्स्ट यूनिट गैस कौन है, उसका एटॉमिक नंबर चेक कर लो, 36। फिर देखो, हर कार्बोनिल, पहले निकल के लिख लो 28, हर कार्बोनिल 2 देता है। हो गया, सोल्व करें तो 36 माइनस 28, ये हो गई 8। एक्स को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा। इसी तरह से बताओ, FeCO4 CrCO Z बताओ। वेरी गुड अर्चिता। हो गया? आसान ही है। Fe का एटॉमिक नंबर 26। अगर ये ईएन रूल को फॉलो करे, इसका मतलब कंफर्म है, ईएन कितना आएगा? 36। Fe का बोलो 26 y इंटू 2, सोल्व कर लो साहब। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई क्या? यहाँ आ जाओ, ये भी फॉलो कर रहे हैं 36 क्रोमियम 24 2 इंटू जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या? कर लेंगे? चलिए, तो अब बताओ मुझे, ये कह रहा है CONH36 प्लस एक्स, ये कहता है ये ईएन रूल को फॉलो करता है, तो बताओ वैल्यू ऑफ एक्स बताओ।
हाँ भैया देखो, आपको ये पूछना है वैल्यू ऑफ एक्स निकल जाएगा। देखो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के अकॉर्डिंग कोबाल्ट 27 होता है, नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 वाली होगी। ठीक है, अब ये जो प्लस एक्स है ना, ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है ना। कोबाल्ट का होता है 27, अब लिखेंगे माइनस एक्स और 6 इंटू 2। ये करेंगे क्या, बोलो, सोल्व कर सकते हैं? हाँ, अरे समझ में आएगा? ये x जो है वो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है कि नहीं है? सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर कर सकते हैं क्या? हाँ पुलकित सही है बेटा। चलिए इस टॉपिक में कोई डाउट? देखो बेटा ये वैसे टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, तो फॉर 12th जरूरी नहीं है। कंपटीशन में आएगा तो मोनोन्यूक्लियर आएगा, ठीक है ना। कंपटीशन में अगर आएगा तो मोनोन्यूक्लियर आएगा, ठीक है। चलिए बात को आगे करें, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। आपको नोट्स जो मैंने सेकंड टाइम सेंड किया ना, तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन डाले थोड़ा करेक्ट करके, वो आप पढ़ लेना। चलिए आगे देखिए, अपन बात करते हैं बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हमें नोमेनक्लेचर की बात करनी है ना। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, वैसे इसमें अब देखो बेटा सुनो, नोमेनक्लेचर में देखो दो चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले देखो, जैसे हमने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, और फिर मैंने ये लिखा, मान लीजिए, ठीक। अच्छा आप बताओ, जब आपने मैथ सीखनी स्टार्ट की थी तो पहले आपने एडिशन सीखा था या सब्सट्रैक्शन, पहले प्लस या माइनस, क्या सीखा था पहले? एडिशन सीखा था ना। तो बस ये ध्यान रखना कि जो पहले आएगा ना वो प्लस वाला है, और जो बाद में आएगा ना वो माइनस वाला है, ठीक है ना। तो देखो सुनो बेटा, इसमें ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस, इसमें ये वाला प्लस है और ये माइनस है, इसमें दो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों चीजें अंदर ही है पूरी, यानी ये जीरो है, फिर न्यूट्रल हो गया फिर, ठीक है ना। तो देखो बेटा सुनो, इस बड़े से ब्रैकेट जो लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव वाला है, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव वाला है, और यहाँ न्यूट्रल वाला है। समझ आ रहा है? जो बड़ा सा ब्रैकेट है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, और ये जीरो वाला। यहाँ देखो, नेगेटिव से पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो इस बड़े से ब्रैकेट के बाहर जो रह गया उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ में आएगा? दो चीजें बोली मैंने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेकंड वन इज आयोनाइजेशन स्फीयर। जो बड़ा सा ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, और जो बाहर रह गया उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो यहाँ आयोनाइजेशन प्लस वाला है और यहाँ आयोनाइजेशन माइनस वाला है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। कितना समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, तो दो स्फीयर है तो दोनों के रूल पढ़ने अपने को, ठीक है। अब देखो सुनो, जैसे यहां ये है ना, अब इस कंपाउंड का जब आप नाम लिखोगे
तो जो पहले आओगे ना उसको पहले लिखो। अब देखो यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन पोटेशियम। इसका नाम कैसे लिखेंगे वो अभी करेंगे डिस्कस। इसमें एक ही चीज सीखनी है कि यहाँ के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी तरह का प्रीफिक्स मत लगा देना, समझा। देखो K4 का मतलब हो गया 4 पोटेशियम है, तो आप कभी भी ये मत लगा देना टेट्रा पोटेशियम, ये गलत होगा। देखो आप ये बताओ, ये Al2SO4 की होल साइज है, इसका एक बार नाम बताओ, बताओ क्या नाम है, क्या नाम बोलो। एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसा तो नहीं है ना कि डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट, ऐसा तो नहीं लेते ना, अरे नहीं लेते ना। देखो भली तो एल्यूमिनियम है लेकिन हम डाई नहीं बोलेंगे, भली 3 सल्फेट है हम ट्राई सल्फेट नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। तो मतलब जब भी आयोनाइजेशन स्फीयर आ जाए, है ना बेटा, उसमें क्या करना है आपको, इनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स यूज नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां सिर्फ पोटेशियम आएगा, टेट्रा पोटेशियम नहीं आएगा। तो देखो यहां जैसे ये Cl3 है ना, तो ये सिर्फ क्लोराइड होगा, आप ट्राई क्लोराइड मत कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला रूल बड़ा सिंपल सा था, जो भी बड़े ब्रिकेट से बाहर होगा उसको अपन आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। उसमें अगर कैटायन या एनायन एक से ज्यादा है तो उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रीफिक्स का यूज नहीं लेना है। बस इतनी सी बात समझानी थी मुझे, क्या समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो पहला क्या ध्यान रखना है कि देयर इज नो यूज ऑफ एनी प्रीफिक्स फॉर द इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ cation और anion in ionization sphere, ठीक है। चलिए ये बात वहां बैठ गई। चलो बच्चों अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, अब लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको समझते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड होता है और मेटल होता है। क्या क्या होता है? लिगेंड और मेटल। तो इसमें देखो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब देखिए अगर लिगेंड एक से ज्यादा टाइप के हैं तो क्या करना है ना, अगर आपके पास मोर देन 1 टाइप है तो क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। एक ही टाइप का तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा टाइप का है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है ना। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ मेटल, ठीक, पहले लिगेंड फिर मेटल, फिर इस ब्रिकेट के अंदर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन लेटर। अब इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम। लिगेंड के नंबर अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, उस कंडीशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। फिर मेटल का नाम,
फिर ब्रिकेट लगा के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या करोगे, मेटल लिख दो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, चेक करते हैं। देखो देखो, जैसे मैंने ये लिया Fe CO5। देखो सबसे पहले देखो इधर कोई नहीं है, बाहर की तरफ कुछ नहीं है, सीधा अंदर एंट्री मार जाओ, मार जाए। अंदर क्या दिख रहा है, 5 कार्बोनिल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो 5 कार्बोनिल के लिए देखो, अगर एक होता तो मोनो, 2 होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, 4 होता टेट्रा, 5 होता तो पेंटा, 6 होता तो हेक्सा होता ना। ये बात सही है। अभी 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटा, सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। देखो मैंने क्या बोला, नेम ऑफ लिगेंड, तो लिख दिया पेंटा कार्बोनिल। अब मेटल आ जाओ, मेटल आयरन है तो पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आएगा, जी। ये हो गया पेंटा कार्बोनिल आयरन, और ब्रिकेट मैंने क्या लिख दिया, 0। क्या ये समझ में आया? जैसे बताओ, इसका नाम बताओ, बताओ बच्चों, इसका नाम बताओ। हो जाएगा, बहुत ही आसान है। टेट्रा कार्बोनिल निकल, हाँ 0। और इसका बोलो, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, कोबाल्ट नहीं है मुदीता, क्रोमियम है। हेक्सा कार्बोनिल 0, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ठीक है। देखो निकल, निकल के बाद देखो 4 कार्बोनिल है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है। यहाँ देखो 6 तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? चलो अब बताओ, इसका नाम बताओ। मैंने ये लिया, देखो Cr, अब बताइए, वाटर है, कार्बोनिल है और पिरिडीन है। तो वाटर को क्या बोलते हो, एक्वा। सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं क्या, और पिरिडीन को, पीवाई को पिरिडीन ही बोलते हैं। बोलो नाम बोलो। डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल, डाई पिरिडीन, आगे क्रोमियम 0, ठीक है, हो गया। देखो डाई एक्वा, बेटा ए पहला आता है, फिर डाई कार्बोनिल, फिर डाई पिरिडीन, फिर क्रोमियम 0। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या करना है, देखो सबसे पहले अगर आयनाइजेशन स्फीयर बाहर है उसका नाम लिख लो, नहीं है अंदर घुस जाओ। अंदर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उसमें लिगेंड को पकड़ो। अगर एक ही टाइप के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा टाइप के हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लोगे। इनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, आपका
2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह का अपन काम में लेंगे। इतना समझ आएगा। अब देखो सुनो बेटा, ये बताओ इसका क्या लिखोगे, यहाँ EN की होल प्राइस, क्या नाम बताओ, EN याद है क्या? चलो देखो बेटा सुनो, अब थोड़ा सा चीज को ध्यान से सुनना है ना, मैं एक चीज समझाता हूं। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमें लिगेंड के नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे लगाते हैं, है ना, ऐसा ये लिखा पड़ा। लेकिन कुछ स्पेशल प्रीफिक्स हैं, वो कब काम आएंगे वो भी सीखना है। देखो, उस कंडीशन में 2 है तो लगाओगे बिस, 3 है तो लगाओगे ट्रिस, 4 है तो लगाओगे टेट्रा किस, 5 है तो लगाओगे पेंटा किस। ठीक है, अब ये कब काम आएंगे, देखो आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये बोला ट्राई इथाइलिन, डाई एमीन, क्रोमियम 0। बट बात को ध्यान से सुनना, अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ गया ना, इथाइलिन डाई एमीन, लिगेंड के नाम में ये डाई, तो आपको फिर ये वाले यूज नहीं लेने, है ना, फिर ये यूज लेना है ना, समझ में आया? अगर लिगेंड के नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा हो तो उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए फिर डाई ट्राई टेट्रा नहीं, ये स्पेशल प्रीफिक्स बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये काम में लेने। तो देखो इसके नाम में आपको क्या करना है, ट्राई नहीं लगाना, इसके नाम में लगाना है 3 है तो ट्रिस, क्या लगाएंगे ट्रिस। अब क्या करना है, इसके बाद जो लिगेंड का नाम लिखोगे वो ब्रिकेट में आएगा, तो ये हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है, क्रोमियम जी, बस ये ध्यान रखना है। अगर लिगेंड के नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा है तो उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए वापस डाई ट्राई यूज नहीं लेंगे, नहीं तो एक कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, बताओ मुझे, देखो मेरे पास ये है, ये वाला बताओ, ये पीपीएस3 जानते हैं क्या, पीपीएस3 जानते हैं क्या, लिगेंड पढ़ाया था। देखो पी के साथ पीएच, 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 ये फेनिल ग्रुप होता था, याद करो, है ना, ये ट्राइफेनिल फॉस्फेन होता था ना, होता था। अब ये नंबर कितना है, 3 है, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फेन और इसके नाम के आगे फिर ट्राई लगा दो तो अजीब सी बात होगी ना, समझ में आ रही बात? तो ट्राई नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा, देखो क्या, ये कार्बोनिल, फिर ट्रिस ट्राई फेनिल फॉस्फीन। अगर आप नॉर्मल ट्राई लगाते तो ये ट्राई और ये ट्राई कंफ्यूजन होने लग जाएगा, ठीक है, फिर दिक्कत। तो क्या ये केस समझ में आया कि स्पेशल प्रीफिक्स कब लगाएंगे,
जब क्या हो, लिगेंड के नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हो, तो उनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम वापस डाई ट्राई का यूज नहीं करेंगे, हम फिर बिस ट्रिस का यूज करेंगे। ठीक है ना? क्या क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बाकी कल करते हैं बेटा।